हाँ, और अब तुम मुझे काम करने दोगे या फिर यही रुकने का इरादा है तुम्हारा? क्यों ननंद जी? ठीक है भाभी, जा रही हूं मैं। फिर मोनिका गुस्से में उर्वशी के कमरे से बाहर चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये कबर्ड तो कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे तो मुझे कबाड़ में बेचना है, लेकिन कोई मेरा ये काम सुनेगा तब ना। अरे क्यों परेशान होती हो माँ? फोन इस्तेमाल करना तो आप अच्छे से जानती हो ना, तो ऑनलाइन बेच दो इसे। क्या? अब इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? हाँ माँ, ये आधुनिक जमाना है और यहाँ पर घर बैठे बैठे सारे काम हो सकते हैं। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तू ही बेच दे इसे। अभी नहीं माँ, मुझे सुनंदा काकी की बेटी विद्या के साथ टेलर के पास जाना है। पायल की शादी के लिए लहंगा जो लेना है मुझे। अरे तेरे मामा की बेटी की शादी है वो, ना कि तेरी शादी है जो तू इतना सजने संवरने पर ध्यान दे रही है। अब जाने दो ना माँ, अब आप मुझे विद्या के साथ भी कहीं जाने नहीं दोगी क्या? वो तो एक सीधी सादी लड़की है। हमें पता है कि वो एक सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तुझे उसके साथ जाने दे रहे हैं हम लोग। वरना तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरा अकेले घर के बाहर जाना बंद है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। तभी उर्वशी वहां पर आती है और उस कपबोर्ड की फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देती है। लीजिए माँ जी, हो गया। अब शाम तक ये कपबोर्ड अपने नए मालिक के पास पहुंच जाएगा और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगे। क्या बात है बहू, तूने तो इसे बेच भी दिया। हाँ माँ जी, बहुत खूब बहू। अरे एक वो मेरी नालायक बेटी है जो उसे बस बाहर निकलने की ही जल्दबाजी रहती है। अब जाने दीजिए ना माँ जी। चलिए अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। फिर कपबोर्ड के बिक जाने के बाद उर्वशी उसके सारे पैसे मंजू के हाथ में थमा देती है। और तभी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कपबोर्ड आखिरकार बिक ही गया। वैसे आइडिया तो मेरा ही था ना, आखिरकार मेरे कारण ही तो बिका है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने बस आइडिया बताया, लेकिन उस काम को पूरा नहीं किया। बताने और करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कुछ सीख अपनी भाभी से, तेरी ही उम्र की है वो, लेकिन ये तो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। अब रहने दीजिए ना माँ जी, शाम के समय बहस मत कीजिए। उर्वशी की तारीफ सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले पापा कम थे, जो अब उर्वशी ने अपनी अच्छाई से माँ का भी दिल जीत लिया है। नहीं, ऐसा ही रहा तो ये उर्वशी मुझसे मेरे परिवार को ही दूर कर देगी और पूरा परिवार अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर एक दिन, अरे माँ, आज जो मैंने सुना है ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माँ। अरे क्या हुआ मोनिका, क्या सुना है तूने बहू से ऐसा? अरे माँ, आज जब मैं रसोई में भाभी का हाथ बटा रही थी तभी। अरे तभी क्या? आगे भी तो बोल। तभी मेरे हाथ में दर्द होने लगा, इसलिए मैंने भाभी से कहा कि मैं आराम करने जा रही हूँ और अब मैं आपको शाम को ही मदद कर पाऊंगी। फिर वो अचानक से गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी कि अगर तुमने काम करने में ना नुकुर किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और अब तो मैं सिर्फ तुमसे ही काम करवा रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं सारे काम माँ से भी करवाऊंगी। सबको काम मिल बांट कर करना होगा। क्या बहू ने ऐसा बोला? हाँ माँ, आपकी बहू बस जुबान से अच्छी है, लेकिन दिल की एकदम बुरी है वो। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। मुझे भी कभी नहीं लगा था माँ कि मेरी सहेली रह चुकी मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी और मुझे ही काम पर लगवाएगी। और वो अगर इस घर की बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो घर की मालकिन के साथ तो वो क्या क्या कर सकती है माँ। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है माँ। रुक जा,
आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर शाम होने पर मंजू ये सारी बातें सबको बताती है। क्या? लेकिन बहू, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू मुझसे ही काम करवाएगी? अरे नहीं माँ जी, मोनिका झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो आपकी कितनी कदर करती हूँ। उल्टा मैं तो मोनिका से भी ज्यादा काम नहीं करवाती। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी मोनिका झूठ बोल रही है? देखो भाभी, अब ज्यादा मत बनो। तुमने मुझे ये सब कहा है आज दोपहर में, इसीलिए मैंने माँ को जाकर बताया। देखिए ना भैया, आपकी बीवी आपकी ही माँ को नौकरानी बनाने के सपने सजा रही है। चुप रहो मोनिका, जो मन में आए वो बके जा रही हो। मैं उर्वशी को आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। वो किसी के बारे में इतना घटिया सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन बहुत साफ है। इंद्रनील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रुक जाइए पापा जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज पापा जी। छी बहू, आज पता चल गया कि तू कितनी बुरी है। लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा बिल्कुल नहीं होता। और आज तूने ये साबित भी कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? और आप अचानक से मोनिका की बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो? एक बार सोचकर देखिए ना, उर्वशी की जबान पर हमेशा मिठासी रहती है और वो इतनी कड़वी बातें कभी नहीं बोल सकती। हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पता नहीं ये मोनिका आपको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है। अरे माँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये लड़के बहुत चालबाज है। जब ये मेरी सहेली थी तब भी ये सबके मुंह पर अच्छी बनती थी, लेकिन पीठ पीछे बुरी बनती थी। शराब तो ये भी पीती थी, वो भी मुझसे ज्यादा। और उस दिन मैंने गलती से शराब क्या पी ली, इसने तो सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया। बस सर्वगुण संपन्न बनने का ढोंग कर रही है ये लड़की। बस कर मोनिका, अपनी हद पार मत कर, वरना मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। सागर, तू मोनिका से इस तरह बात नहीं कर सकता। और मोनिका बेटा, तुझे इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। हाँ माँ, चलिए। फिर मोनिका और मंजू अपने कमरे में चले जाते हैं और उर्वशी बहुत रोती है। तभी सागर उसे सांत्वना देता है। रो मत उर्वशी, शांत हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ पर और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ना सागर, मोनिका किस तरह से खेल खेल रही है मेरे साथ। अरे मैंने उसे तो बातें क्या सुना दी, उसने तो गुस्से में माँ और पापा को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया। और इस तरह से तो वो मुझे सबसे दूर कर देगी। देखो उर्वशी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और रही बात माँ और पापा की, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया है और जितना प्यार तुमने उन्हें आज तक दिया है, वही प्यार उन्हें तुम तक जरूर खींच लाएगा। उर्वशी से अब घर में कोई बात नहीं करता और ये सब देखकर मोनिका को बड़ी खुशी मिलती है। तुझे तो मेरी भाभी बनने का बहुत शौक था ना उर्वशी। अब देखना तेरी ये ननन कैसे तेरा जीना दुश्वार करती है। अरे ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी प्यारी सहेली। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भाभी। फिर एक रोज जब घर के बाहर कबाड़ी वाला आता है, तभी मोनिका जानबूझकर इंद्रनील के सारे पसंदीदा किताबें उस कबाड़ी वाले को बेच देती है। अरे मेरे कमरे से किताबें कहाँ चली गई? मंजू, बहू। जी क्या हुआ? इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे कमरे में रखी हुई सारी किताबें कहाँ गायब हो गई? क्या? अरे ऐसे कैसे किताबें गायब हो सकती है? अरे पापा जी, मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं सुबह से, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं चोरी तो नहीं हो गई ना? कोई किताबें क्यों चोरी करेगा मंजू? कैसे पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम?
बाप रे भाभी, तुमने सच में झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि थोड़ी ही देर पहले कबाड़ी वाले को आपने पापा की सारी पसंदीदा किताबें बेच दी और अब पापा के सामने आप झूठ बोल रही हो कि आप उनके कमरे में ही नहीं गई। अरे और कितना पाप करोगी आप। क्या? बकवास मत करो मोनिका। मैंने किसी भी कबाड़ी वाले को कोई किताबें नहीं दी है। उर्वशी बहू, मोनिका जो कह रही है वह सच है क्या? अरे नहीं पापा जी, आप चाहो तो उस कबाड़ी वाले को पूछ सकते हो। मैंने उसे कोई किताबें नहीं दी है। इस बात का तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रुक जाओ, मैं उस कबाड़ी वाले को लेकर आती हूँ। फिर मंजू उस कबाड़ी वाले को घर पर लेकर आती है। हाँ काका, मैंने वो सारी किताबें आप ही की बहू से ली है। क्या? देखा पापा, मैं सच बोल रही थी, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। बहू! नहीं पापा जी, ये कबाड़ी वाला झूठ बोल रहा है। मैं भला आपकी किताबें क्यों बेचूंगी इसे? वो किताबें जिनमें आपकी जान बसती है। मुझ पर भरोसा कीजिए पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ। ये जरूर मोनिका की कोई नई चाल है। जरूर इसी ने इस कबाड़ी वाले को झूठ बोलने के लिए कहा होगा और इसके लिए उसने पैसे भी दिए होंगे। वाकई में मानना पड़ेगा, इसका दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। हकीकत में तो मैंने इस कबाड़ी वाले को पैसे ही दिए हैं और इसने तो इसका अंदाजा भी लगा लिया। वाह, कमाल हो भाभी आप तो। चुप हो जाओ बहू। मेरी बेटी थोड़ी सी बिगड़ेल है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी वो। अब जब तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आ रहा है, तब तुम सारा इल्जाम हमारी मासूम सी बेटी पर डाल रही हो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंजू, इस आदमी से सारी किताबें वापस ले लो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ले लूंगी। पापा जी, रुक जाइए पापा जी। फिर मंजू उसके पास से किताबें लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर मोनिका और उर्वशी ही रह जाती है। ये सब तुम क्यों कर रही हो मोनिका? सिर्फ अपना बदला लेने के लिए? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस एक भाभी होने के नाते कुछ उम्मीदें रखी मैंने तुमसे, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। छी मोनिका, लानत है तुम पर। सबसे पहले एक सहेली होने के नाते और दूसरा एक ननंद होने के नाते ये सब तुमने शुरू किया है। और जब मैं तुम्हारी भाभी बनी, तब तुम मेरे साथ एक ननंद की तरह पेश आई, वो भी जानबूझकर। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सहेली ही समझा है। और जब तुम उस दिन शराब पीकर आ गई, तब मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। घर के सारे लोग तो वहां पर मेरी आवाज सुनकर आ गए थे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब मैंने भी तय कर लिया कि तुम जब मेरे साथ एक ननंद की तरह व्यवहार कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ एक भाभी की तरह ही व्यवहार करूंगी। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। लेकिन अफसोस की बात है ना भाभी, अब तो सब खत्म होते जा रहा है। बस कुछ दिन और फिर तुम सबके मन से उतर जाओगी, यहाँ तक कि भैया के भी मन से उतर जाओगी। फिर मैं तुम्हें हमारी जिंदगियों से दूर कर दूंगी। सच में मोनिका, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। एक दोस्त से दुश्मन बन गई हो तुम। लेकिन ये कभी मत भूलना, इतिहास गवाह है, आज तक हमेशा अच्छाई की ही जीत हुई है और इस बार भी जरूर होगी। उर्वशी की ये बातें सुनकर मोनिका का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में उर्वशी ये सारी बातें सागर को बताती है। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ और पापा इतने अंधे कैसे हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा? ये सब मोनिका ही कर रही है। मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। नहीं सागर, रुक जाओ, गुस्से में कुछ मत करो, जाने दो। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहा था ना कि मेरा प्यार ही माँ जी और पापा जी को मुझ तक खींच लाएगा। और वैसे भी अगर हम भी वही करने लगे जो मोनिका कर रही है, तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा?
इससे बेहतर तो यही होगा कि हम शांत रहकर ये सब नजरअंदाज करें और एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाएगा। उर्वशी के इस तरह समझाने पर सागर भी अब शांत हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऑफिस खत्म होने के बाद में राहुल और जतिन वहां पर आते हैं। नैना, ये क्या? ये दोनों तो बेहोश पड़े हैं। सोनिया, उठो सोनिया, हमें इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ राहुल। फिर राहुल और जतिन नैना और सोनिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आप दोनों ने अपनी बीवियों को सही समय पर हॉस्पिटल ले आकर बहुत अच्छा किया है, वरना अगर और देर करते तो उनकी जान खतरे में चली जाती। चलो शुक्र है ऊपर वाले का। डॉक्टर, लेकिन उन दोनों को क्या हुआ है? गलत दवाई खाने के कारण वो दोनों बेहोश हो गए, लेकिन आगे से ध्यान रखिए और पेशेंट को सही दवाई ही दीजिए, वरना फिर से ऐसा खतरा हो सकता है। क्या राहुल, तूने ही दवाई दी थी ना उन दोनों को? फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? अरे जतिन, मैंने वही दवाई दी थी जो डॉक्टर ने लेने बोली थी, मेरा यकीन करो। अरे नहीं नहीं, मैंने वो दवाई दी ही नहीं, मैंने कोई और दवाई ही दी थी। लेकिन आपने जो दोनों पेशेंट को दवाई दी है वो दवाई अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर की बातें सुनकर राहुल और जतिन दोनों चकित रह जाते हैं। और ये बात जब प्रताप को पता चलती है तभी वो राहुल और जतिन के पास आता है और वो उन दोनों को खूब सुनाता है। तुम दोनों को मैंने कितना अच्छा समझा था, लेकिन जब से शादी हुई है तुम दोनों तो बस मेरी नजरों से गिरते जा रहे हो। कहा था मैंने तुम दोनों से कि मेरी बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना, तो फिर तुम दोनों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माफ कीजिए पापा जी, इन सब में जतिन की कोई गलती नहीं है। वो दवाई मैंने ही वहां पर रखी थी, फिर पता नहीं वहां पर गलत दवाई किसने रख दी। हाँ पापा जी, और ऐसा भी नहीं है कि वहां दो दवाइयां थी जो सोनिया और नैना एक ही जगह दूसरी दवाई खा ले। जरूर किसी ने तो दवाइयों की अदला बदली की है। मैं वो सब नहीं जानता। अगर आज तुम दोनों की लापरवाही की वजह से अगर मेरी बेटियों की जान चली जाती तो? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, पक्का पापा जी। देखो, मैं तुम दोनों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। आइंदा से अगर मुझे कुछ सुनने में आया तो मैं सीधा अपनी दोनों बेटियों का तुम दोनों से रिश्ता तुड़वा दूंगा। समझ गए ना तुम? इतना कहकर प्रताप वहां से चला जाता है और यह सारा तमाशा चुपके से देखकर आंचल को बड़ी खुशी होती है। फिर उस दिन के बाद से राहुल और जतिन अपनी बीवियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और वो दोनों कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक सुबह, अरे बाप रे, ये क्या? ये गीजर काम क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या करूं? जल्दी से नहाकर मीटिंग के लिए निकलना है मुझे। पहले ही पापा जी हम दोनों भाइयों से बहुत गुस्सा है, और इसमें अगर आज की मीटिंग में देर से पहुंच गए तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, छोटी के कमरे में चला जाता हूँ, वो तो अभी तक नहाकर रेडी भी हो गई होगी। हाँ, यही सही रहेगा। फिर राहुल आंचल के कमरे में नहाने चला जाता है और वहीं पर तैयार भी होता है। तभी उसकी नजर आंचल के बेड के नीचे रखे हुए दवाई की बोतल पर जाती है। अरे, ये तो वही दवाई है जो मैंने नैना और सोनिया भाभी के लिए रखी थी। लेकिन ये दवाई यहाँ पर क्या कर रही है? क्या छोटी ने इस दवाई के बदले गलत दवाई रखी होगी? उतने में वहां पर आंचल आ जाती है। अरे भाई, आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या बात है? छोटी, सच सच बता, ये दवाई की बोतल तेरे कमरे में क्या कर रही है? कहीं तूने तो वो सही दवाई की जगह पर गलत दवाई तो नहीं रखी थी ना, जिसके बाद तेरी भाभियां बेहोश हो गई? बता छोटी। वो भाई,
आंचल काफी घबरा जाती है। तुम्हारी चुप्पी इस बात को साफ साफ बयां कर रही है कि तुम्ही ने यह काम किया है ना? अरे नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, तो जतिन और मेरी कसम खाओ कि ये काम तुमने नहीं किया है। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए आप इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं कह रही हूं ना, मैंने वो दवाई नहीं बदली है। अरे जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो कसम खाने में क्या जाता है तुम्हारा? और कितना नाटक करोगी तुम आंचल? अब बस करो और सच बताओ मुझे। हाँ भाई, आपका शक सही है, मैंने ही किया है ये सब। क्या? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया आंचल? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब इतने दिनों से घर में जो भी कलेश हो रहा है वो सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है ना? अरे तुम अपने भाई और भाभीियों को अलग करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि उन दोनों के आने के बाद ही आप दोनों मुझसे दूर होते जा रहे थे भाई। इसीलिए मैंने आपके जन्मदिन पर नैना भाभी को ढेर सारा पेठा खिलाया ताकि वो दिन भर सो जाए और आपके लिए कुछ भी प्लान ना करे। और मैंने सोनिया भाभी और जतिन भाई के बीच में भी गलतफहमियां लाई ताकि वो दोनों भी झगड़े। और हाँ, मैं जानबूझकर गई थी काका जी के घर पे ताकि मैं वहां पर जाकर आप लोगों के झगड़े के बारे में बता सकूं। और भाभीियों की सही दवाई की जगह पर गलत दवाई मैंने ही रखी थी ताकि आप और जतिन भाई काका जी की नजरों में बुरे बन जाओ। अरे लानत है तुम पर, एक ननंद होने के नाते तुमने क्या किया है? अरे तुम्हारी भाभियां तुमसे एक माँ की तरह प्यार करती है और तुमने क्या किया? छी! माफ कीजिए भाई, पर मैं आप दोनों को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। अरे लेकिन अगर तुम सही रहोगी तो फिर कोई तुमसे दूर क्यों होगा? तुम्ही ने अपने दिमाग में ये सोच बना ली कि हम दोनों भाई तुमसे दूर हो जाएंगे। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे अगर तुम्हारी इन घिनौनी हरकतों की वजह से तुम्हारी भाभीियों की जान जोखिम में चली जाती तो तब क्या होता छोटी? देखो छोटी, अब भी वक्त है, सुधर जा। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आंचल को डांटकर राहुल वहां से चला जाता है और वो ऑफिस में जाकर जतिन को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर जतिन भी काफी हैरान रह जाता है। क्या? ये छोटी ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं हम दोनों उससे दूर ना चले जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बीबी आने के बाद में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और जिसके कारण हम ठीक से छोटी पर ध्यान नहीं दे पा रहे और वो बेचारी अकेली सी पड़ गई है। हाँ राहुल, मुझे भी यही लग रहा है। उसे भी अब किसी के साथ की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि उसकी शादी करा देते हैं, जिसके बाद वो अकेली भी नहीं रहेगी और किसी के साथ होने के कारण वो खुश भी रह पाएगी और ये सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। हम आज से ही उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू करते हैं। फिर एक दिन आंचल को सोशल मीडिया पर रॉकी नाम का एक अमीर लड़का मैसेज करता है और उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। अरे आंचल, उस दिन तो तेरे चेहरे पर 12 बजे थे और आज तो तेरा चेहरा एकदम दिवाली की झालर की तरह चमक रहा है। क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता। अरे शिल्पा, वो एक रॉकी राठौड़ नाम का लड़का है जो मुझे ऑनलाइन मिला है। काफी अमीर है वो और वो मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ तो कुछ नहीं, हम दोनों बस बातचीत कर रहे हैं। वो कल मुझसे मिलने भी वाला है और तुझे पता है क्या, वो एकदम हीरो जैसा दिखता है। ये देख। अरे वाह यार, तुझे तो एकदम सही लड़का मिला है। और एक हम है जहां हमें अमीर तो क्या, गरीब लड़के भी नसीब नहीं हो रहे। अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तुझे भी मिल जाएगा, सब्र रख। हाँ वो तो है, लेकिन तू अच्छे से सज धज कर जाना मिलने, फिर देखना बातचीत पक्का प्यार में बदल कर ही रहेगी।
क्या यार शिल्पा, तू भी। फिर आंचल रॉकी से मिलने जाती है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो आंचल। मेरी जिंदगी में कई सारी लड़कियां आकर चली गई, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ आंचल, तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ? अच्छा या एकदम नालायक? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत ही अच्छे लड़के हो। अगर नालायक होते तो मैं तुमसे मिलने ही नहीं आती। अच्छा जी, फिर तो बढ़िया है। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तभी सोनिया वहां से गुजर रही होती है और वो आंचल और रॉकी को साथ में देखकर चकित रह जाती है। फिर घर जाकर वो ये बात नैना को बताती है। क्या? हमारी छोटी, वो भी एक अमीर लड़के के साथ? हाँ नैना, उसके पहनावे से तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन हमारी छोटी उसे अचानक से कैसे मिली? आज से पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। हाँ सोनिया, छोटी के दोस्तों में बस लड़कियां ही है। लड़कों के साथ उसकी बहुत कम बातचीत होती है। तो फिर ये लड़का कौन है? खैर जाने दो, हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। होगा कोई दोस्त। हाँ सोनिया, मैं भी अभी तुम्हें यही कहने वाली थी कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। फिर नैना और सोनिया इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक दिन, छोटी, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पापा जी की पहचान का ही लड़का है। अच्छा परिवार है उसका और बिजनेस भी बहुत बड़ा है उनका। और पापा जी की पसंद हमेशा सही होती है। छोटी, तुम उस लड़के के साथ बहुत खुश रहोगी। वाह भाई, आपसे मैं और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। मुझसे पूछे बिना आपने मेरे लिए लड़का भी ढूंढ लिया। अब समझ आया मुझे, आप और जतिन भाई बस मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। क्यों? अब मैं आप दोनों पर बोझ बन गई हूँ ना? अरे नहीं छोटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम फिर से अपने मन में खुद से ही बुरे विचार ला रही हो और गलत फहमियां और बढ़ा रही हो। हम तो उल्टा तुम्हारे अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें जीवन साथी देकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना चाहते हैं। ये सब झूठ है। जरूर भाभीयों ने ही आप दोनों को पट्टी पढ़ाई होगी। क्या? अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी, अपनी भाभीयों के साथ तमीज से पेश आओ। वो तुमसे उम्र और रिश्ते में दोनों में बड़ी है। देखो भाई, मैं आपके कहने पर किसी भी लड़के से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है जो मेरी दोनों अमीर भाभीयों से कई गुना ज्यादा अमीर है। आप दोनों को भाभीयों की अमीरी का बहुत ज्यादा गुरूर है ना? अब देखना, मैं आपसे भी अमीर बनूंगी। ये तुम क्या कह रही हो छोटी? कौन है वो लड़का? किसके साथ करने वाली हो तुम शादी? जब आपने मुझे पराया कर ही दिया है, तो मैं आपको क्यों बताऊं कि वो लड़का आखिर कौन है, क्या करता है और कहाँ पर रहता है? आज आपने साबित कर ही दिया भाई कि आप सच में मुझसे दूर हो चुके हैं और उन सब की वजह बस ये भाभियां है। बकवास बंद करो छोटी और हमें बताओ, कौन है वो लड़का? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भाई, और मैं इस घर में और नहीं रुकने वाली। और अगर आपने मेरा पीछा किया तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर दूंगी। अकेला छोड़ दीजिए मुझे। अपना ये बचपना छोड़ दो छोटी, हमारी बात सुन लो और हमें बताओ, कौन है वो लड़का? लेकिन आंचल अपने भाई की कोई बात नहीं सुनती और घर छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो चारों बहुत परेशान हो जाते हैं और आंचल वहां से निकलने के बाद सीधे रॉकी से मिलती है। रॉकी, मैं अब अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रॉकी। प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। मुझे मेरे घर पर बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है आंचल, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तो हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। फिर रॉकी आंचल को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसके घर पहुंचकर आंचल कुछ ऐसा देखती है जिससे वो काफी हैरान रह जाती है। अरे, ये सब क्या है? आखिर क्या है उस घर में? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें।
और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पल्लवी भाभी, मुझे पढ़ना है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। आप प्लीज अभी भाई और माँ पापा को समझाइए ना, प्लीज भाभी। मैं कुछ नहीं कर सकती रूपल। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी सुनेंगे तब ना। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है रूपल। काश काश तुमसे उस रात वो गलती ही नहीं होती। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन उस एक हादसे के कारण मुझे जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। ऐसे ही एक रोज भाई भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। हे भगवान, तू ठीक तो है ना रूपल? चल तैयार हो जा, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे क्या चल, तुझे इसकी चमची बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। अभी बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अगर इसका बच्चा पेट में ही मर जाता है तो मर जाने दो, और नहीं तो क्या। वैसे भी ये और इसके कोख में पल रहा वो नाजायज बच्चा धरती और हम पर एक प्रकार से बोझ ही बना हुआ है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबको सिर्फ रूपल की गलती ही नजर आ रही है। आप लोग देख नहीं सकते क्या कि इसे कितना दर्द हो रहा है? अगर इसे कुछ हो जाएगा तब क्या करेंगे हम? इसे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इसे बाहर मत ले जाओ। इसका पेट दिखना अब शुरू हो गया है। बाय चांस किसी ने देख लिया तो फालतू में इज्जत की बैंड बज जाएगी हमारी। ठीक है, रूपल बाहर नहीं जा सकती, पर डॉक्टर तो घर पर आ सकते हैं ना। मैं डॉक्टर को फोन लगाने जा रही हूँ। पर बहू, देखिए पापा जी, भगवान ना करे बच्चे की जगह रूपल को ही कुछ हो गया तो क्या करोगे आप? इस समय अपने गुस्से को एक जगह पर रखिए और रूपल की हालत को दूसरी जगह पर, प्लीज पापा जी। फिर पल्लवी डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर रूपल का चेकअप करते हैं और उसे दवाइयाँ देकर चले जाते हैं, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद रूपल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब वो बरामदे में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी बाहर की औरतें उसके निकले हुए पेट को देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, देख तो, शीला की लड़की का तो पेट निकल आया है। इसका मतलब यही माजरा था। इसीलिए इसके घर वाले इतने बेताब हुए जा रहे थे कि इसकी शादी के लिए कोई भी लड़का ढूंढ रहे थे। बाप रे, आजकल की लड़कियां तो क्या करेगी कोई अंदाजा नहीं। छी 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 छी, बिना ब्याह के गर्भवती हो गई है ये बेशरम। फिर वो सारी औरतें जब बाद में मोहल्ले में शीला को मिलती हैं, तभी, क्या शीला, तुम्हारी लड़की ने तो कितना बड़ा कांड कर दिया। बहुत बुरा लगा हमें। तेरी लड़की ने तो मुंह काला कर दिया, और हम अच्छे से समझ सकते हैं कि तेरे मन पर क्या बीत रही है। अरे इसीलिए आजकल की लड़कियों को अपनी मुट्ठी में थमा कर रखना चाहिए। ज्यादा आजादी दी तो वो ऐसे ही कारनामे करेगी। अरे तुम्हारी बेटी के कारण अब तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। बेचारी, अब क्या करोगी तुम उसका? ब्याह कराने के लिए कोई लड़का भी राजी नहीं होगा। अब तो भगवान ही जाने दूसरे का गंदा खून कोई कैसे अपनाएगा। उनकी बातें सुनकर शीला शर्मिंदा हो जाती है और नजरें झुकाकर अपने घर चली आती है और वहां देखती है कि रूपल चाय पी रही है, तो वो उसके हाथ की चाय छीनकर उसे वो फर्श पर फेंक देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने ये कप क्यों फोड़ दिया? क्या हुआ माँ? अरे सत्यानाशी पनौती लड़की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि घर के बाहर मत निकला कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन माँ जी,
रूपल तो आज बाहर ही नहीं निकली। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अरे मोहल्ले की उन नालायक औरतों ने इस बेशरम को बरामदे में पौधों को पानी डालते हुए देख लिया। और अब क्या? अब उन चुड़ैलों को गासिप करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया। मिला दी ना हमारी इज्जत मिट्टी में। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। लेकिन माँ, मैं तो बस बरामदे में। अरे क्या बस बरामदे में? बरामदे में से तू लोगों को दिखाई नहीं देगी क्या? तूने ये सब जानबूझकर ही किया है। अरे और कितना खून जलाएगी हमारा? एक बार में ही मर क्यों नहीं जाती तू? बस अब बहुत हुआ। अब तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी कि तेरी सारी होशियारी ही निकल जाएगी। चल। फिर शीला रूपल का हाथ खींचने लगती है। माँ, माँ मेरा हाथ। माँ मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो माँ। शीला रूपल की कोई बात नहीं सुनती और वो उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, अब से तू इसी कमरे में कैद रहेगी। तुझे मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन इतनी बार बताने के बाद भी तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब भुगत। अब भी इस कमरे की चाबी मेरे पास ही रहेगी और जब जब इसे खाना देना हो या फिर दवाई देनी हो या फिर कोई और काम हो तो तुम मुझसे चाबी लोगी पल्लवी बहू। ये आप क्या कर रही है माँ जी? अंदर रहकर रूपल का दम घुट जाएगा। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए, वो गर्भवती है। पल्लवी बहू, मुझे ज्यादा सहूलियत देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब जाकर अपना काम कर। माँ, माँ मुझे बाहर आने दीजिए ना, प्लीज माँ। मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। चिल्लाते रहने दे इसे ऐसे ही। तू चल काम पर लग जा। यहाँ पर क्यों खड़ी है? बेचारी पल्लवी अपनी बेसहारा ननद की कोई मदद नहीं कर पाती और वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ लड़कों को ढूंढने का काम जारी रहता है। शीला रोजाना किसी ना किसी को फोन करती है या फिर उनसे मिलने जाती है। ऐसे ही एक दिन, दिग्विजय जी, ये देखिए, यह है तरुण की माँ का नंबर। तरुण और रूपल दोनों एक साथ ट्यूशन में जाया करते थे और तरुण की माँ तो रूपल को अपनी बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। क्यों ना मैं उसी से बात करके देखूं? हाँ शीला, ये अच्छा सुझाव है। हो सकता है कि वो मान जाए। फिर शीला तरुण की माँ को फोन लगाकर उसे सारी बात बताती है और रूपल की सच्चाई सुनकर तरुण की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे आपने क्या हमें मेंटल समझ के रखा है क्या? या फिर हमें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो एक बिन बिहाई गर्भवती लड़की को हमारे घर की बहू बनाएंगे? ऐसा मत कहिए तरुण की माँ। आप रूपल को आज थोड़ी ना जानती हो। बना लीजिए ना उसे अपना। अरे आप तो गले ही पड़ रही हो। अरे जाकर अपनी गंदी और निकम्मी लड़की के लिए कोई गधा ढूंढिए। हम किसी एरी गैरी फालतू लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। चलिए, रखिए फोन और दोबारा यहाँ पर फोन मत कीजिए। जी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। शीला की बातों से गुस्सा होकर वो औरत फोन कट कर देती है। ये दिन देखने से पहले भगवान ने हमें उठा क्यों नहीं लिया? सच में मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है। बस जल्द से जल्द इसके लिए कोई लड़का मिल जाए, हमारे सर पर से मुसीबत के काले बादल चले जाएंगे। घर वालों की ये हालत देखकर पल्लवी को भी काफी बुरा लगता है। अब रूपल के लिए अच्छा तो क्या, लेकिन कोई एरा गेरा लड़का भी नहीं मिलता और सारे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, पल्लवी, हम सब मेरे चचेरे भाई की शादी में जा रहे हैं, लेकिन तुम यहीं पर रुकोगी क्योंकि वो मूर्ख लड़की घर पर अकेली है और तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी है।
हाँ बहू, पहले ही आधे मोहल्ले को उसके बारे में पता चल चुका है, और इससे पहले कि हमारी इज्जत की पूरी तरह वाट लग जाए, हम उसे घर के बाहर निकालेंगे ही नहीं। और खबरदार बहू, जो तूने उसे कमरे के बाहर निकाला तो वो लड़की कमरे के अंदर ही बंद रहेगी। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। फिर वो तीनों शादी में चले जाते हैं, जिसके बाद कमरे के अंदर से रूपल बहुत रोती है। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? आज मेरे चचेरे भाई कप्पू की शादी है। पूरी फैमिली में एक कप्पू ही है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने फेवरेट कजिन की शादी भी नहीं देख पा रही। आज किस्मत ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। मेरी बस एक गलती के कारण हर तरफ से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। इतना मत रो रूपल, प्लीज। मैं हूं ना, और अगर तुम ऐसे ही रोती रही ना तो तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है, और उसका तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत बुरा असर होगा। फिर एक दिन अचानक से शीला और दिग्विजय को एक आदमी मिलता है। उसका नाम बलजीत होता है और उसकी उम्र 50 साल होती है, और वो घर पर रूपल को देखने आता है। बलजीत जी, अब आपको तो हमने सारी सच्चाई बता दी है कि हमारी रूपल गर्भवती है, तो इससे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं शीला जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं खलने दूंगा। और शीला, बलजीत जी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ओनर है, इसीलिए इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रूपल की शादी हम इसी से कराते हैं। क्यों अभी बेटा? हाँ पापा, अगर बलजीत भाई साहब राजी हैं तो फिर कोई बात नहीं, करा दीजिए ये शादी। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे इनसे शादी करा दे हम रूपल की? वो अभी सिर्फ 21 साल की लड़की है और ये 50 साल के हैं, और इन दोनों की उम्र में कितना फासला है। आप लोग ऐसे किसी के भी साथ रूपल की शादी करा देंगे क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो अभी बच्ची है। पल्लवी बहू, तुम अपना मुंह बंद रखोगे तभी सही रहेगा, और नहीं तो क्या। अरे रूपल हमारी बेटी है, उसे हमने पैदा किया है, तो उसकी जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे। तुम्हें उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पल्लवी कुछ नहीं बोल पाती और रूपल और बलजीत की शादी तय हो जाती है। फिर रात होने पर पल्लवी जब रूपल के पास चली जाती है तब वो उसे सारी सच्चाई बताती है। भाभी, आपने ये सब कैसे होने दिया? मुझे एक 50 साल के आदमी के साथ शादी नहीं करनी भाभी। आप प्लीज समझाइए ना घर वालों को, प्लीज भाभी। मुझे माफ कर दे रूपल, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें यह रिश्ता जोड़ने से रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्हें तो बस तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से विदा करना है, ताकि उनकी इज्जत पर कोई आँच ना आए। अब बहुत देर हो गई है रूपल, और हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहां पर शीला आती है। चले चलो, खाना देने आई थी ना, तो खाना दे और निकल यहाँ से। और तू रूपल, अपना ये रोना धोना बंद कर दे, और जो हो रहा है उसी में खुश रहे। बलजीत बस उम्र में बड़ा है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था। उसके पास बहुत पैसा है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रूपल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। अपने परिवार के इस फैसले में सहमत होकर ना चाहते हुए भी उसे बलजीत के साथ शादी करनी ही पड़ती है, और वो अपने मायके से विदा हो जाती है। अब आगे क्या होगा? शादी के बाद किस तरह से बदलेगी रूपल की जिंदगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।